हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द निम्बस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। निम्बस यूट्यूब प्लेटफॉर्म की न्यूज़ एनालिसिस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे 1 से 15 ऑफ फरवरी के बीच में रहे हुए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो रिलेटेड हैं हमारे हिमाचल प्रदेश के। स्टूडेंट्स, ये करंट अफेयर्स, इनमें हम कुछ एक एनालिसिस समझने की कोशिश करेंगे। इन करंट अफेयर से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जानने को मिलती हैं, दैट किस तरह से हम चीज़ों को वहाँ पे एडअप कर सकते हैं और अपना जो आंसर्स हैं उसको थोड़ा सा और इम्प्रूव वे में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला न्यूज़ हम लोगों को स्टूडेंट्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, दिस इज द रॉक कट मसरूर टेम्पल। देखिए, इसके रिगार्डिंग भी न्यूज़ अभी रहा है, ये रिसेंटली न्यूज़ रहा है। देखिए, हो क्या रहा है ना, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो हो ये रहा है स्टूडेंट्स, जब ट्रिब्यून आप लोग पढ़ते हैं तो उस ट्रिब्यून में आजकल बहुत सारे आर्टिकल्स इस तरह के आ रहे हैं जिनमें हमारा जो ये कल्चर हेरिटेज है उस कल्चर हेरिटेज को कहीं ना कहीं फोकस में लिया जा रहा है कि ये नेग्लेक्शन को फेस कर रहा है, दैट इनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, इनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। उसी आर्टिकल के दौरान रॉकट मसरूर टेम्पल जो था स्टूडेंट्स, ये भी न्यूज़ में था और इससे भी जुड़ा हुआ जो आर्टिकल है उसकी हम बात करेंगे। इस टेम्पल से जुड़े हुए कुछ फैक्ट की बात करेंगे और देखेंगे किस तरह से नेग्लेक्शन का फेस ये कर रहा है या फिर क्या ऐसे कंसर्न्स हम लोगों को इसके सामने देखने को मिलते हैं। तो पहला न्यूज आपके सामने है फ्रेंड्स, दैट यस, द वर्ल्ड acclaimed rocker temple situated at मसरूर विलेज इन द कांगड़ा इज इन स्टेट ऑफ द अटर नेग्लेक्ट। यानी कि वही बात आ गई फ्रेंड्स, द वर्ल्ड रिनाउंड है ये, ठीक है जी। पूरी दुनिया में फेमस है हमारा ये रॉक कट मशरूर टेम्पल, होना भी चाहिए। अगर आप पूरे भारत में देखें तो हमारे पास 4 ही ऐसे टेम्पल हैं जो रॉकेट टेक्निक से बनाए गए हैं, उनमें से एक मसरूर रॉकेट टेम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ये मसरूर विलेज टेम्पल है कांगड़ा में, वो अटर नेग्लेक्ट को जो है वो फेस कर रहा है, यानी कि नेग्लेक्शन को जो है यहाँ पे फेस कर रहा है। पहले जानते हैं इस टेम्पल के बारे में। अगर हम बात करें तो यस फ्रेंड्स, इसको एलोरा ऑफ हिमालय भी कहा जाता है और माना जाता है स्टूडेंट्स दैट ये जो आर्किटेक्चरल मार्वल है हमारा, ये बना हुआ है सिंगल सैंडस्टोन रॉक से। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, यानी कि इस मंदिर को बनाया गया है स्टूडेंट्स रॉक कट टेक्निक के द्वारा। रॉक कट टेक्निक से जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, यानी कि क्या था, एक मोनोलिथिक टेम्पल है ये, यानी कि एक ही बहुत बड़ा पत्थर था, उस बड़े से पत्थर को क्या किया है, फिर तराशा गया है एक मंदिर में। बोला जाता है इसका जो ये सेंट्रल जो हाईएस्ट मंदिर है, इस तरह से तराशा गया था इसको कि इसका जो सेंटर पोर्शन है, जो मेन श्राइन थी, वो सेंटर में ही रहनी चाहिए थी। इसकी हाइट लगभग लगभग 80 फीट जो है हम लोगों को देखने को मिलती है। तो रॉकेट टेक्निक से बना हुआ है और माना जाता है 8वीं सेंचुरी को ये बिलोंग करता है। फ्रेंड्स, इसकी बिल्डिंग की, अगर इसकी कंस्ट्रक्शंस की बात करें तो माना जाता है कि पांडवाज ने इनको बनाया था, तो यस, पांडवाज का भी रिलेशन मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं राजा ललितादित्य का नाम जो था ये यहाँ पे आता है, ठीक है जी। राजा ललितादित्य हुए कश्मीर के ये राजा थे। इट वाज द टाइम 8th सेंचुरी एडी की बात हम करें तो उस टाइम पे हिमाचल वाज द सब्जेक्ट ऑफ द कश्मीर। राजा ललितादित्य हुए थे, इनका राज्य यहाँ पे चलता था, तो उन्होंने इस मंदिर को बनवाया था, ऐसी मान्यता है। दूसरा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान रखना है, ये 15 मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल्स हैं, यानी कि 15 मंदिरों का एक समूह जो है हम लोगों को ये देखने को मिलेगा। एंड इट इंट्रीगेट द ब्लेंड ऑफ द इंडो आर्यंस एंड द्राविडियन आर्किटेक्चर। जैसा कि आप लोगों अपनी किताबों में देखते होंगे, दैट रॉक कट मसरूर टेम्पल इज नथिंग बट इज द अर्ली एग्जाम्पल, इट इज द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ द नगरा स्टाइल, ठीक है जी, नगरा स्टाइल। यानी कि यहां भी बोल रहे हैं दैट इट इज नथिंग बट मसरूर इज द सीमलेसली ब्लेंड ऑफ इंडो आर्यंस एंड द द्राविडियन स्टाइल, और इसको आप लोग नगरा स्टाइल से जो है थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। और अगर हम बात करें आज के दौर की, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो है ये मंदिर हम लोगों को देखने को मिलता है। नाउ व्हाट आर द वेरियस कंसर्न्स। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार ने इस मंदिर को स्वदेश जो स्वदेश दर्शन स्कीम उन्होंने चलाई थी, उस स्वदेश दर्शन स्कीम के अंतर्गत इसको रखा है। उसके साथ साथ अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी जो हमारे पिलग्रिमेज टूरिज्म को यू कैन से प्रमोट करने के लिए जो स्कीम्स चलाई हैं उसमें भी इसको रखा है। लेकिन दिक्कतें हैं। दिक्कतें क्या हैं? प्रॉब्लम स्टूडेंट सबसे पहले है यहाँ पे कंडीशन ऑफ द रोड।
अब ये बात यहाँ की ही नहीं हो रही, ऐसे बहुत सारे हमारे पास मॉन्यूमेंट्स हैं, बहुत पुराने हमारे कल्चर हेरिटेज है हमारे पास यहाँ पे, जहाँ पे इस तरह की समस्याएं हम लोगों को अक्सर देखने को मिल रही हैं। और अगर मशरूर की भी बात करें तो बिल्कुल फ्रेंड्स ये भी एक हिस्सा है हमारे कल्चर हेरिटेज का। और जैसा कि आपको पता है, या फिर आप रिलीजन की बात कर लीजिए, रिलीजियस टूरिज्म का एक हिस्सा है, ये मंदिरों में ही आता है, कल्चर हेरिटेज का एक ग्रेट हिस्सा है, हम लोगों को देखने को मिलता है। तो उसके भी अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहला जो चैलेंज इसके सामने है वो है रोड की कंडीशन। फ्रेंड्स देखो क्या है, जब भी लोग यहाँ पे, अब पूरे भारत में 4 हैं मैंने आपको बताया, तो जब भी टूरिस्ट यहाँ पे देखने को आएगा तो वो काफी डिसअपॉइंट हो जाता है जब वो रोड की कंडीशन को यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहला मेजर कंसर्न जो आपको इसके साथ देखने को मिलेगा वो है ये। दूसरा जो आप लोगों को देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए सिर्फ यहाँ की ही नहीं, आप इन चीजों को मेंस में जब भी कल्चर हेरिटेज के साथ चैलेंजेस की या कंसर्न्स की बात आती है तो वहां पे आप इन चीजों को मेंशन कर सकते हैं आसानी से, जिसमें से आप देख लीजिए दैट कोई किसी भी तरह का टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर नहीं है यहाँ पे, किसी भी तरह का गाइड नहीं है यहाँ पे, यानी कि स्टूडेंट्स जो डिपार्टमेंट है टूरिज्म का, इट हैज फेल्ड टू क्रिएट अ टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर और अपॉइंट अ गाइड जो इनको बता सके, जो टूरिस्ट की हेल्प कर सके, इस मार्वल के बारे में बता सके, इसके स्ट्रक्चर के, इसके इतिहास के बारे में बता सके। तो ये भी एक मेजर कंसर्न है। देन उसके साथ साथ कनेक्टिविटी इज अगेन ए कंसर्न। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला स्टूडेंट्स की जो सरकार की स्वदेश दर्शन योजना है, उस स्वदेश दर्शन योजना में इसको यहाँ पे डाला गया है, ठीक है जी, गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है टू प्रमोट द टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन द कंट्री। बट अगेन फिर दिक्कत वही आ जाती है कि कनेक्टिविटी का कंसर्न यहाँ पे आ जाता है, तो लोग कतराते हैं यहाँ पे जाने के लिए, फिर थोड़ा साइड में आ जाती हैं ये चीजें। तो ये कुछ मेजर कंसर्न्स जो हैं, चैलेंजेस जो हैं, ये हम लोगों को देखने को मिलते हैं इस तरह की साइट्स के साथ, ठीक है। तो ये न्यूज में था, इसलिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी हो जाता है, और यहाँ से आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि कल्चर हेरिटेज के साथ क्या कुछ चैलेंजेस जो हैं आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और ऐसे ही अलग अलग चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अभी तो मसरूर रॉक टेम्पल की बात हो रही है, इस तरह के आर्टिकल्स आ रहे हैं, तो यस ये आर्टिकल्स मैं आपके सामने लेके आया करूंगा, ठीक है, सो दैट आपको आइडिया लगे कि कहाँ पे किस तरह की चीजें हो रही हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज जो है स्टूडेंट्स, ये आपको मिलिट्री एक्सरसाइज के रिगार्डिंग देखने को मिलेगी। इस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है खंजर। देखिए वाई न्यूज, क्योंकि जो 11th एडिशन है स्टूडेंट्स, ये किर्गिस्तान, इंडिया, भारत और किर्गिस्तान के बीच में एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है खंजर। पहली तो बात आपने ये याद रखनी है। दूसरा आपने ये बात याद रखनी है, ये इसलिए यहाँ पे ऐड किया गया है क्योंकि आप देखेंगे तो बकलोह, जो हमारा स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल है बकलोह में, वहां पे जो है इस एडिशन, ये जो 11th एडिशन है इस मिलिट्री एक्सरसाइज खंजर का, वो यहाँ पे कंडक्ट करवाया गया। अगर इस एक्सरसाइज की मैं बात करूं तो एनुअल इवेंट है ये चीजें भी याद रखनी होती हैं। सम टाइम एग्जामिनर पूछ लेता है कि साल में एक बार होता है या फिर 2 साल में एक बार होता है, इस तरह की चीजें भी आ जाती हैं। और अल्टरनेटिवली दोनों ही कंट्रीज में होता है, यानी कि अगले वाली जो है वो किर्गिस्तान में होगी, फिर उससे बाद आप देखेंगे तो भारत में ही होगी। तो बकलोह, अब बकलोह न्यूज में था तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पास यहाँ पे जानना बलून या फिर बकलोह कैंटोनमेंट एरिया के बारे में। If you see the cantonment area, बकलोह कैंटोनमेंट एरिया स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को चंबा में देखने को मिलेगा। तो ये 1866 में जो था इसको इस्टेब्लिश किया गया था। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, इस बकलोह कैंटोनमेंट एरिया की बात करें तो इसको कैटेगराइज किया गया है एज अ क्लास 4 कैंटोनमेंट एरिया, ठीक है जी। उस टाइम पे आप देखेंगे 1866 में जब इसको बनाया गया था तो एज अ म्यूनिसिपल बॉडी, ठीक है जी, कैंटोनमेंट बोर्ड को एज अ म्यूनिसिपल बॉडी जो है इन कैंटोनमेंट जो है इसको बनाया गया था, ताकि कुछ एक चीजें यानी जैसे आप देखेंगे प्रॉपर सैनिटेशन, हेल्थ, हाइजीन जो है इन एरियाज में, उन सारी चीजों को मेंटेन किया जा सके, इसलिए बकलोह को बनाया गया था। फिर उसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो अंडर कैंटोनमेंट एक्ट 2006, अच्छा ये भी याद होना चाहिए, दैट इस एक्ट के अंतर्गत जो है जितने भी कैंटोनमेंट है उनको रेगुलेट यहाँ पे किया जाता है। उसके लिए कैंटोनमेंट बोर्ड होता है भी, बाकायदा इलेक्शंस होते हैं इसके, ठीक है। तो इस कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर ही वही रेगुलेट करता है उस पूरे के पूरे एरियाज को।
तो इसको कैटेगराइज किया गया है एज अ क्लास 4 कैंटोनमेंट एरिया। ठीक है जी, क्लास 4 ये आपकी क्वालिटी नहीं है, इट इज लाइक अ क्वांटिटी, यानी कि जहां पे 2500 यानी कि 2500 से कम पॉपुलेशन देखने को मिलती है उसको बोलते हैं कैटेगरी 4। 4 कैटेगरीज में कैंटोनमेंट बांटे जाते हैं, 1 2 3 4। 1 में आप ये समझ लीजिए कि 5 लाख से ज्यादा की जो माफ कीजिएगा 50,000 से ज्यादा की जो पॉपुलेशन है उसको रखा जाता है। कैटेगरी 2 में 50,000 से 10,000 के बीच की जो पॉपुलेशन है उसको रखा जाता है। कैटेगरी 3 में 2500 से 10,000 के बीच की होती है, और 2500 तक या उससे कम जो है वो कैटेगरी 4 में आता है। तो बकलोह जो है ये भी क्या है स्टूडेंट्स, ये भी कैटेगरी 4 में हम लोगों को देखने को मिलता है। देन उसके साथ साथ आप देखेंगे दैट दिस कैंटोनमेंट इज एंट्रस्टेड विद द सेवरल क्रूशियल म्युनिसिपल फंक्शन। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे स्ट्रीट लाइटनिंग हो गया, रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग एक्टिविटीज हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, सैनिटेशन, हेल्थ, और उसके साथ साथ प्रोवाइडिंग प्राइमरी एंड मिडिल एजुकेशन और जर्नल पब्लिक सेफ्टी एंड टाउन प्लानिंग। तो इसके बारे में भी आप लोगों को जानना है। और यस, वेरियस कैंटोनमेंट एरियाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। और आपके मेंस में भी दिया हुआ है ब्रिटिश कैंटोनमेंट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश कैंटोनमेंट। आपको मैं बताना चाहूंगा दैट जो एस्टेब्लिशमेंट है ब्रिटिश कैंटोनमेंट की वो एक्चुअली में स्टार्ट हुई थी एंग्लो गोरखा वॉर के बाद ही। तो उसके बाद आप देखेंगे, ठीक है जी। तो वेरियस जो कैंटोनमेंट है उनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये हमारे पास ये बकलोह मिलेगा। रिसेंटली जैसे आपको पता ही है दैट योलकैंट जो था उसका टैग वहां पे हटा दिया गया था, उसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान आपने रखना है। हालांकि इसके लिए ऊपर सेपरेट जो है हमने करंट अफेयर सीरीज के में, इसी सीरीज के दौरान जो है मैंने उसको भी डिटेल में यहाँ पे बताया था, आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए, और रही बात इनके नोट्स की, तो ये आपको देखने को मिलेंगे स्टूडेंट्स जो हमारे निम्बस की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जो है आपको ये करंट अफेयर का पीडीएफ भी मिल जाएगा। चलिए, देन उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है स्टूडेंट्स, दिस इज द 11th आइस हॉकी चैंपियनशिप। ठीक है, सिंपल सा न्यूज था, कोई बात नहीं है इसमें ज्यादा, लेकिन आपको सिर्फ ये जानना है दैट जो 11th नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप है स्टूडेंट्स, ये ऑर्गेनाइज करवाई गई काजा लाहौल स्पीति में। एज यू नो दैट काजा जो है लाहौल स्पीति में आपको देखने को मिलेगा, जर्नली स्पीति के अंदर जो है हम लोगों को देखने को मिलता है काजा, द हेडक्वार्टर ऑफ द नोनोस। नोनो जो हुआ करते थे वो वजीर हुआ करते थे इतिहास की जब हम बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स दैट यहाँ पे अगर इस 11th नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखिए 5 टॉप टीम्स जो है कंट्री की उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेशन किया था, जिसमें से आपको AIPSB की ITBP देखने को मिलेगी, यानी कि ये है आपका ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड, और इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे ITBP, और उसके साथ साथ लद्दाख, और उसके साथ साथ आर्मी स्कूल स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड जो है ये था, दिल्ली था, और हिमाचल प्रदेश था। ये 5 पार्टिसिपेंट्स जो थे इस आइस हॉकी में थे। उनमें से आप देखेंगे तो सेंट्रल आइस हॉकी टीम जो था ITBP की, इन्होंने यहाँ पे इस एडिशन को यानी कि द हॉकी चैंपियनशिप फॉर मैन 2022 को जो है यहाँ पे जीता है। उसके साथ अगर हम बात करें इस आइस हॉकी की, तो यस, एमर्जिंग स्पोर्ट्स आप लोगों को इंडिया में देखने को मिलेगा, और जनरली इसको प्ले किया जाता है स्टूडेंट्स यहाँ पे लद्दाख हो गया, उत्तराखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, उसके साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर, इन एरियाज में जो है आइस हॉकी को यहाँ पे खेला जाता है। प्ले मोस्टली दिस गेम इज प्लेड मोस्टली इन दीज प्लेसेस। ओके, तो इसको भी थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान देना है, आइस हॉकी 11th नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप। ठीक है, चलिए उसके बाद बढ़ते हैं आगे। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर योर एग्जाम, क्योंकि यहां से बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। फ्रेंड्स, रिसेंटली क्या हुआ है दैट एनुअल सेंसस ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स, हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो रिसेंटली फ्रेंड्स एनुअल सेंसस जो है माइग्रेटरी बर्ड का कहां पे, पोंग डैम वेटलैंड जो है हमारा, वहां पे कंडक्ट करवाया गया। ठीक है जी, इसी के बारे में हम लोग थोड़ी सी यहाँ पे चर्चा करेंगे, क्या कुछ आउटकम्स उसकी निकली और क्या कुछ कंसर्न जो है वो सरकार के द्वारा या फिर जो टीम थी उसके द्वारा बताए जाते हैं। तो देखिए अराउंड 120 पीपल्स जो थे, लोग जो थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के, उसके साथ साथ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो थी, इन सब ने मिलके क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे दे काउंट द नंबर ऑफ द वर्ड
दैट हैव एक्चुअली अराइव्ड एट द लेक इन दिस ईयर, यानी कि इस साल जो माइग्रेटरी बर्ड्स आए उन माइग्रेटरी बर्ड्स को काउंट करने का जिम्मा जो था इन लोगों ने लिया। अब इसमें क्या पाया गया, इसमें यह पाया गया स्टूडेंट्स दैट देयर इज अ फॉल इन नंबर ऑफ द माइग्रेटरी बर्ड, यानी कि माइग्रेटरी बर्ड जो है वो यहाँ पे कम हुए हैं। कितने कम हुए हैं, द टोटल काउंट जो है इन दीज वर्ड्स का इन दिस वेटलैंड इज द 83,555, यानी कि 83,555 जो है 85 डिफरेंट स्पीसीज के वो हम लोगों को देखने को मिले हैं। लेकिन लास्ट ईयर के काउंट की अगर आप बात करें स्टूडेंट तो 1,17,022 थे और 198 डिफरेंट स्पीसीज जो थी वो लास्ट ईयर आई थी, यानी कि ड्रास्टिकली डिक्लाइन हुआ है, कोई ऐसा नहीं है छोटा मोटा है, ड्रास्टिकली डिक्लाइन जो है हम लोगों को देखने को मिलता है। और ये एक मेजर कंसर्न हमारे लिए हो जाता है, क्योंकि माइग्रेशन जो है स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जब भी माइग्रेशन होती हैं किसी भी एक एरिया से दूसरे एरिया में, तो स्टूडेंट्स उस एरिया के ऊपर जो है एक कहीं ना कहीं एक हेल्दी इकोसिस्टम को वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करती है। जब ये कम होती है तो हम लोगों को ये आइडिया लगा लेना चाहिए कि वहाँ का इकोसिस्टम जो है वो थोड़ा सा अब सही नहीं है। और उसके साथ साथ माइग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट्स, क्योंकि क्या होता है दैट ये लोग, ये जो माफ कीजिए जो बर्ड्स हैं, ये जो स्पीसीज हैं, बहुत सारे अलग अलग इकोजोन से होके जो है वो गुजरते हैं, अलग अलग एरिया से होके जो है ये गुजरते हैं। ठीक है जी, तो वहां पे थोड़ा बहुत इनपुट्स जो हैं ये यहाँ पे देते रहते हैं, अक्सर देते रहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। ब्रीडिंग यहाँ पे ये करते हैं उन एरियाज में जब भी क्लाइमेट जो है वो चेंज होता है। लेकिन अब डिक्लाइन हुआ है तो कहीं ना कहीं कंसर्न है हमारे पास, क्योंकि डिक्लाइन जो है वो सही बात नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ का इकोसिस्टम जो है, पोंग डैम वेटलैंड जो है उसका इकोसिस्टम जो सही नहीं है, इनके लिए अब सूटेबल नहीं रहा वो। तो इसलिए आप देखेंगे दैट बहुत कमी जो है हम लोगों को देखने को मिली है। और सिर्फ 85 कहाँ, 198 डिफरेंट स्पीसीज थे, कहाँ इस बार 85 डिफरेंट स्पीसीज जो है हमें देखने को मिले हैं। अच्छा, ये जो 83,000 मिले हैं इनमें से जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, थोड़ा सा याद रखना है आपने, एक तो हेडेड गीज हैं 37,501 और दूसरे पे आते हैं यूरेशियन कोट। यूरेशियन कोट जो है ये 10,472 के काउंट जो है इनका हम लोगों को देखने को मिलता है। ऐसा भी पाया गया है स्टडी में कि द मोस्ट ऑफ द जो माइग्रेटरी बर्ड है स्टूडेंट्स ये हम लोगों को देखने को मिलते हैं तिब्बत से, देन उसके साथ साथ सेंट्रल एशिया, रशिया और साइबेरिया, इन एरिया से जो है माइग्रेशन हमारे यहाँ पे होती है। तो इसकी भी थोड़ी सी आप लोगों ने ध्यान में रखनी है चीजें। रीजन क्या बताया जा रहा है, रीजन ये बताया जा रहा है स्टूडेंट्स इसके फॉल का, दैट डिले हो रहा है, डिलेड माइग्रेशन इन सेंट्रल एशियन फ्लाईवेज, देन उसके साथ साथ वार्म विंटर्स एंड डिले स्नोफॉल इन द अपर रीचेस एंड चेंजेस इन द वेदर पैटर्न। तो ये कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज ही है ये, और क्या है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो ये कुछ रीजन दिए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ फ्रेंड्स ये भी बोला जा रहा है कि इस पोंग डैम में, ये जो पोंग डैम वेटलैंड है हमारा, इसमें वाटर लेवल इंक्रीज हुआ है 1330 फीट से लेके 1350 फीट जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज हम लोगों को वाटर लेवल में देखने को मिला है, जिसकी वजह से भी इफेक्ट पड़ा है हमारे यहाँ पे माइग्रेशंस का, इन बर्ड्स की माइग्रेशन का। क्या ही इम्पैक्ट होता होगा वाटर लेवल का फ्रेंड्स, तो यस आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। जब भी वाटर लेवल यहाँ पे इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से दिक्कतें तो आएंगी ही आएंगी। दिक्कतें जैसे कि फ्रेंड्स आप देखेंगे तो यहाँ पे, ठीक है जी, जो इनके फीडिंग यूनिट्स होते हैं, है ना, जो फीडिंग प्लेसेस हैं, मान लीजिए ये यहाँ पे वाटर लेवल था, ठीक है, यहाँ पे इनका फीडिंग यूनिट था, इनहैबिटेंट था, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, इसको वाइप आउट कर दिया जाता है जैसे ही पानी का लेवल इंक्रीज होगा। ठीक है, तो वो भी एक इम्पैक्ट पड़ जाता है इनके ऊपर। तो माना जा रहा है कि वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से भी, और उसके साथ साथ ऐसा नहीं है सिर्फ यही एक कंसर्न है, बहुत सारी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेंगी, चाहे टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए हो, चाहे इलीगल कंस्ट्रक्शंस की बात हो, चाहे फिर आपकी इलीगल यू कैन से ग्रेजिंग की बात हो। ऐसे बहुत सारे कंसर्न्स हैं हमारे इन वेटलैंड्स के साथ जो है वो देखने को आपको मिलेंगे। तो लेकिन इसके लिए कुछ एक यहाँ पे चीजें बताई जा रही हैं, वो थोड़ा सा आपने याद रखना। सेंसस को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, माइग्रेटरी बर्ड्स के किसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन और टोटल कितना काउंट यहाँ पे किया गया है। पॉसिबिलिटी है इस तरह के सवाल जो है आपसे
पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अगर उसने हल्का सा भी ओरिएंटेशन अपना चेंज कर दिया तो करंट ओरिएंटेड अगर वो हुआ तो मस्ट है कि इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। रिसर्च इन द हिमालयन नेशनल पार्क, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, क्योंकि आप ये भी पाएंगे दैट जो हमारे बिलीफ हैं, कल्चर और सोशल बिलीफ, हम लोगों को जो हमारे रिलीजियस बिलीफ हैं, यू कैन नॉट इमेजिन कि वो रिलीजियस बिलीफ हमारे एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उनसे जुड़ा हुआ ही न्यूज आप लोगों को यहाँ पे ये देखने को मिलेगा। और इस तरह की चीजें जब आप मेंस में आप लोग एडअप करेंगे वहां पे, तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट जो है आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आपका आंसर जो है वो कहीं ना कहीं आंसर्स में आपको एक बूस्टअप सा मिलेगा, एक एक्स्ट्रा एज जो है वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है। ये चलते हैं न्यूज की तरफ और बढ़ते हैं। रिसर्च इन द हिमालयन नेशनल पार्क यानी कि द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है स्टूडेंट्स, वहां पे रिसेंटली क्या हुआ, एक स्टडी कंडक्ट करवाई गई। कहां पे? द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में। और इस स्टडी ने हम लोगों को क्या बताया कि जो हमारे रिलीजियस और कल्चरल बिलीफ है इन एरियाज की जो लोकल कम्युनिटीज हैं, उनके जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं ऑन द डाइटीज, दे हैव बीन प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन द प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट प्रॉपर्टी इन द कुल्लू। और इट इज द अमेजिंग स्टडी स्टूडेंट्स, और इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, दैट इज ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में ये स्टडी कंडक्ट करवाई गई। और ये पाया गया कि जो लोगों के रिलीजियस और कल्चरल बिलीफ है यहाँ के डाइटीज के ऊपर, वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, they have been playing a crucial और important role play कर रहे हैं यहाँ की फॉरेस्ट प्रॉपर्टी को बचाने में। किस तरह से, आइए थोड़ी सी हाईलाइट देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या किया गया, दैट स्टडी जो है ये 25 विलेजेस थे, 7 ग्राम पंचायत के जो इस एरिया में पूरे में आते हैं, वहां पे दे ऑल आर, ये जो 25 गांव है स्टूडेंट्स, इस 7 ग्राम पंचायत के, ये आपको देखने को मिलेंगे इको जोन ऑफ द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो वहां पे ये स्टडी कंडक्ट करवाई गई, ठीक है जी। और वहां पे ये पाया गया दैट 21 सेक्रेड ट्रीज जो हैं दे वर फाउंड उन एरियाज में। और उसमें से आप देखेंगे तो इनमें 21 में 17 जो थे ट्री स्पीसीज थे, और 4 जो थी दे वर द श्रब स्पीसीज, यानी कि झाड़ियां जो थी वो हम लोगों को देखने को मिली। और इस स्टडी ने हम लोगों को ये बताया स्टूडेंट्स दैट द कल्चरल एंड रिलीजियस बिलीफ द विलेजर डू नॉट हार्म दीज ट्रीज, ठीक है जी, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे इन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यस रिलीजियस अगर आप बिलीफ की बात करते हैं, ठीक है, तो चलिए एक तरफ सुपरस्टिशंस तो है, हम मानते हैं इस चीज को भी, दैट अंधविश्वास भी कहीं ना कहीं पनपता ही है चीजों में, लेकिन कहीं ना कहीं अगर रिलीजियस बिलीफ की बात हो रही है तो उस रिलीजियस बिलीफ का एक पॉजिटिव इंपैक्ट जो है एनवायरनमेंट के ऊपर, ये भी हम लोगों को देखने को मिलता है। तो हमारे जो फॉरेस्ट हैं उनको यहाँ पे प्रिजर्व, इस तरह एक तरह से यू कैन से प्रोटेक्ट किया जा रहा है इन रिलीजियस और कल्चरल बिलीफ के थ्रू। ऐसा इसने बताया हम लोगों को, इस स्टडी में यहाँ पे बताया गया। तो 21 जो सेक्रेड ट्रीज जो थे वो इन्होंने फाइंड आउट किए, जिसमें से 17 ट्रीज थे और 4 श्रब्स थी स्टूडेंट्स। देखिए होता क्या है, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ये जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है ना स्टूडेंट्स, इसके आसपास ये जो इको सेंसिटिव जोन है, इसमें 7 ग्राम पंचायत हैं और ये 25 विलेज हैं। इन 25 विलेज में क्या है, यहाँ पे अलग अलग देवता, अब अपना हर एक गांव का अपना एक देवता है, उस देवता का क्या है, अपना एक टेंपल है, और उसके साथ साथ उसकी अपनी एक टाउनशिप है। उस टाउनशिप के बाहर जो है एक देवता जो है हमेशा ही रहते हैं, उसको बोलते हैं यहाँ पे पहरेदार देवता। अलग अलग गांव में अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। तो अब लोगों का ये मान्यता है कि जो पर्टिकुलर जो पहरेदार देवता है, अगर हम यहाँ पे पेड़ों को काटेंगे या उन पवित्र पेड़ों को काटेंगे तो कहीं ना कहीं वो देवता जो है हम लोगों को यहाँ पे शापित कर देंगे, यानी कि गुस्सा हमसे हो जाएंगे और किसी ना किसी तरह से हार्म जो है हम लोगों को यहाँ पे कर सकते हैं। तो यही मान्यता है उन लोगों की, और इसी मान्यता के थ्रू इस स्टडी ने बताया कि यहाँ पे जो इनका जो रिलीजियस और कल्चरल बिलीफ है, उसकी वजह से जो फॉरेस्ट प्रॉपर्टी है वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट जो है हमारे पास यहाँ पे हो रही है। अगर बात यहाँ पे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की हो रही है तो आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, दैट ये जो हिमालयन पार्क है इसमें आपको एरियाज देखने को मिलेंगे। द कैचमेंट एरिया ऑफ द सैंज, जीवा और तीर्थन रिवर, इन तीनों रिवर्स का जो कैचमेंट एरिया है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। टोटल एरिया इसका 1171 स्क्वायर किलोमीटर का है। स्टेब्लिश किया गया था 1948 में, और उसके बाद डिक्लेयर किया गया था 1999 में एज अ नेशनल पार्क स्टूडेंट्स। यस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स दैट यूनेस्को वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट का स्टेटस जो है इसको जून 2014 में भी यहाँ पे दिया गया है।
ठीक है जी। उसके साथ आप देखेंगे तो इसका जो इको जोन है, हमने देखा दैट यहाँ पे 7 ग्राम पंचायत हैं, ठीक है, जिनमें से अलग अलग नाम आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे इन द तीर्थन वैली। तो वहां पे ये स्टडी कंडक्ट करवाई गई और उसमें यहाँ पे ये पाया गया। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मेंस पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इस तरह की चीजें, इस तरह की स्टडीज। और दूसरा आपके लिए ऐसे एक एज सा बन जाता है आपके आंसर्स राइटिंग की जब बात आती है। तो यस, तो कहीं कहीं कल्चरल बिलीफ या रिलीजियस बिलीफ जो है वहां से ये आप लोगों को न्यूज जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है खजियार और रिवाल्सर से। अगेन दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर योर एग्जाम स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें तो रिसेंटली क्या हुआ है, कुछ जो रिवाल्सर मंडी में आप लोगों को देखने को मिलेगा और खजियार जो है चंबा में, इन दोनों वेटलैंड्स को नेशनल इंपॉर्टेंस वेटलैंड जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ऑफ प्रमोशन, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा फॉर प्रमोटिंग देयर कंजर्वेशन। ठीक है जी, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के द्वारा जो है इसको क्या किया गया है, अभी नेशनल इंपॉर्टेंस वेटलैंड जो है वो यहाँ पे घोषित किया गया है। तो यस, इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स हैं जिनको घोषित किया गया है अभी एज अ नेशनल इंपॉर्टेंस। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो करंटली देयर आर 3 रामसेर साइट, यानी कि द वेटलैंड ऑफ द इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो हिमाचल में 3 है। एक पहला आपको पौंग डैम मिलेगा, दूसरा रेणुका हो गया सिरमौर में, तीसरा चंद्रताल है लाहौल स्पीति में। उसके साथ साथ अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो रिसेंटली ही जब यहाँ पे ये डिक्लेरेशन हुई तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, रिवाल्सर वेटलैंड जो है मंडी में, वहां पे 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे जो था, यानी कि स्टेट लेवल फंक्शन जो है वो यहाँ पे कंडक्ट करवाया गया था। उस दौरान जो है डिक्लेयर कर दिया इन दोनों को। अगर हम बात करें थोड़ा सा स्टूडेंट्स वेटलैंड्स इन हिमाचल प्रदेश, तो एज यू नो दैट हम लोगों ने पहले भी देखा हिमाचल प्रदेश में 3 रामसेर वेटलैंड साइट्स हैं। इस पहली है आपकी पौंग डैम जो डिक्लेयर की गई थी 19 अगस्त 2002 को। उसके साथ साथ रेणुका लेक है स्टूडेंट्स जो 8 नवंबर 2005 को यहाँ पे डिक्लेयर किया गया था। देन उसके साथ साथ चंद्रताल लेक जो है ये 8 नवंबर 2005 को जो था इसको डिक्लेयर किया गया था। दीज 3 आर द इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वेटलैंड साइट्स एंड खजियार एंड रिवाल्सर आर द नेशनल इंपॉर्टेंस वेटलैंड साइट्स जो है हम लोगों को देखने को मिलेंगी। यस बिल्कुल, कंजर्वेशन इनकी बहुत जरूरी है। एक तो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा जरूरी हमारे लिए हो सकते हैं। ऊपर से वेटलैंड्स है तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी बहुत अच्छी खासी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो उन सारी चीजों को प्रोटेक्ट करना जो है एक तरह से जिम्मेवारी भी हमारी बनती है। तो इसलिए बहुत सारी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करवाता है एक वेटलैंड हमारे इस इकोसिस्टम में, हमारे इस एनवायरमेंट में, हमारे इस पर्टिकुलर इंटरेक्शंस में। तो वेटलैंड्स की बात करें, उसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है दैट हिमाचल प्रदेश, ठीक है जी, हिमाचल प्रदेश में आप लोगों को हिमाचल प्रदेश स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी जो है जिसको 2017 में कंस्टिट्यूट किया गया था, ये हम लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पे हिमकॉस्टे भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है दैट हिमाचल काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, दिस इज द हिमकॉस्टे स्टूडेंट्स, इट इज द नोडल एजेंसी टू कोऑर्डिनेट द वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम। यानी कि हिमाचल प्रदेश में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी नोडल एजेंसी है हमारे यहाँ पे कंजर्वेशन वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम्स के लिए, तो वो हो जाते हैं हिमकॉस्टे, यानी कि हिमाचल काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इसी के अंतर्गत जो है हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी जो है 2017 में बनाई थी, सो दैट हम लोग इन वेटलैंड्स को जो है थोड़ा सा यहाँ पे कंजर्व प्रोटेक्ट कर सके, यानी कि इनके ऊपर जो है थोड़े जो भी काम होगा वो इसी अथॉरिटी के द्वारा जो है वो किया जाएगा। तो अगेन इंपॉर्टेंट न्यूज था आपके एग्जाम के लिए, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान में यहाँ पे रखिएगा। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज अगली स्टूडेंट्स आप लोगों को देखने को मिलेगी हिमाचल प्रदेश से। एनडीएमए की रिपोर्ट आई है भाई, यानी कि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनकी रिपोर्ट आई है। अभी स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया था, हमारे एसपी जो स्टेट गवर्नमेंट है हिमाचल स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने सरकार ने थोड़ा सा यू कैन से रिक्वेस्ट किया था नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को कि हम लोगों को एक थोड़ी सी पोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट दीजिए किसके ऊपर, जो 2023 में हिमाचल प्रदेश में फ्लड आया था। तो इन्हीं की रिपोर्ट अभी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिली है। आइए क्या कुछ इस रिपोर्ट में कहा गया है उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए ये चीजें हो जाएंगी। एनडीएमए पब्लिश द पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट रिपोर्ट जो है इन्होंने फॉर द 2023 हिमाचल प्रदेश फ्लड जो है स्टूडेंट्स इसको अभी रिलीज किया है। क्या कुछ हाइलाइट्स हैं, तो यहाँ पे बताया गया है कि 5748 लैंडस्लाइड्स जो हैं हिमाचल प्रदेश ने यहाँ पे फेस किए हैं।
45 क्लाउड बर्स्ट जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे हुए। क्लाउड बर्स्ट का मतलब है द रेनफॉल अबव द 100 mm इन एन आवर, यानी कि एक घंटे में 100 से ज्यादा 100 mm से ज्यादा रेनफॉल अगर होता है तो उसमें आप देखेंगे तो उसको क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं। तो 45 क्लाउड बर्स्ट फेस किए हैं। उसके साथ साथ 83 फ्लैश फ्लड जो है लाइक सिचुएशन जो है यहाँ पे इस बार बनी है। तो पहली तो हाईलाइट आपको ये देखने को मिली। उसके साथ इन्होंने बोला कि 22,879 हाउस होल्ड जो है स्टूडेंट्स डायरेक्टली इफेक्ट हुए हैं। 500 से ज्यादा जिंदगियां यहाँ पे गई हैं, लोग यहाँ पे मृत्यु हुई है लोगों की। और उसके साथ साथ 8,665 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो यहाँ पे हुआ है। इस एनडीएमए की रिपोर्ट के दौरान हम लोगों को ये पता चला कि क्या रीजन थे इसके पीछे। तो आप लोगों को ये भी ध्यान में होना चाहिए दैट व्हाट वाज द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स बिहाइंड द डिजास्टर। और उसमें भी इन्होंने सबसे पहले ही पॉइंट आउट किया है दैट इज द क्लाइमेट चेंज। इन्होंने सीधा सीधा सा बोला है कि पहला तो क्लाइमेट चेंज है स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से आप लोगों को ये सारी चीजें देखने को मिली। क्योंकि इन्होंने बोला कि 7 से 11 जुलाई 2023 की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे 223 mm रेनफॉल जो है वो यहाँ पे एक्सपीरियंस किया गया, जो कि 436% ज्यादा था नॉर्मल अमाउंट से। यानी कि 7 से 11 के बीच में अगर जो रेनफॉल हुआ करता था उसका 436% ज्यादा रेनफॉल जो है वो हम लोगों को देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं आप बोलेंगे बिल्कुल दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज। और उसके साथ जो दूसरा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर जो है इन्होंने स्टूडेंट्स यहां पे बताया है वो है अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस ऑन द अनस्टेबल स्लोप एंड द फ्लड प्लेन्स। बिल्कुल अनऑथराइज्ड सी कंस्ट्रक्शंस, जैसे कि आप देखेंगे तो अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। अर्बनाइजेशन के साथ साथ टूरिज्म को यहां पे बढ़ावा दिया जा रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, रैपिड कंस्ट्रक्शंस जो है वो एक्टिविटीज हम लोगों को देखने को मिलती हैं। और ये जो रैपिड कंस्ट्रक्शंस है ये कहीं ना कहीं इग्नोर करती हैं उन एसेंशियल गाइडलाइंस को, जो गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाई जाती हैं उन गाइडलाइंस को यहां पे नजरअंदाज किया जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द अनस्टेबल स्लोप्स ऑफ द फ्लड प्लेन्स। यानी कि जिसकी वजह जब गाइडलाइंस को यहां पे नजरअंदाज किया जाएगा तो किसी भी तरह की एक्टिविटी कंस्ट्रक्शन जो है यहां पे कर दी जाती है, जिसकी वजह से डिजास्टर होते हैं। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्होंने बताया वो था अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस ऑन अनस्टेबल स्लोप्स एंड फ्लड प्लेन्स। देन उसके बाद तीसरा कंसर्न इन्होंने बताया द अनचेक्ड ग्रोथ ऑफ द सेटलमेंट अराउंड द रिवर बैंक एंड द वैलीज। बिल्कुल, तो यानी कि आप देख ही रहे होंगे, मंडी की बात कर लीजिए, ब्यास की बात कर लीजिए, ब्यास तो लगती ही नहीं है अब, वो तो अब मंडी ही लगती है, मंडी ही दिखता है पूरा का पूरा उसमें। तो क्या है, कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए द अनचेक्ड ग्रोथ जो हो रही है सेटलमेंट की। क्यों? क्योंकि आप देखें टूरिज्म बढ़ रहा है, पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है। तो उनकी वजह से क्या हो रहा है दैट हमारे जो रिवर बैंक्स है और वैलीज हैं उनके ऊपर जो है इस तरह की अनचेक्ड जो सेटलमेंट्स हैं वो यहां पे हो रही हैं और जो डायरेक्ट इंपैक्ट करती हैं इन फ्लैश फ्लड्स के ऊपर। तो ये कुछ रीजन बताए हैं एनडीएमए ने कि जिसकी वजह से यहाँ पे हिमाचल में इस तरह का डिजास्टर हो रहा है। लेकिन उन्होंने सुजेशंस भी दी। सुजेशंस में इन्होंने क्या बोला, इन्होंने पहले तो बोला कि जो भी रोड कंस्ट्रक्शंस और उसका जो डिजाइन हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम लोगों को रिकन्फिगर्ड करना पड़ेगा ताकि इकोलॉजिकल इंपैक्ट को यहाँ पे कम किया जा सके। बिल्कुल सही बात है, करना पड़ेगा हम लोगों को। ये सारे के सारे इन गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली हम लोगों को यहाँ पे इंपोज करवाना पड़ेगा। देन उसके साथ साथ जो है स्टूडेंट्स हम लोगों को यहाँ पे बोला गया कि जो एनवायरमेंटल इफेक्ट है वेरियस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, अब चाहे वो बड़ा हो, मीडियम हो, छोटा हो या रन ऑफ रिवर हो, इनको भी हम लोगों को असेस्ड करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। ठीक है जी, सो दैट हम लोग यहाँ पे इस एनवायरमेंटल इफेक्ट को थोड़ा सा रोक सके इन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की वजह से जो हो रहा है। देन उसके साथ साथ स्टूडेंट्स यहाँ पे बोला है कि जो भी कंस्ट्रक्शंस मेथोडोलॉजीज हम लोग यहाँ पे अपना रहे हैं, अब वो कंस्ट्रक्शंस मेथोडोलॉजी जो हैं दे शुड बी कॉन्टेक्चुअलाइज्ड टू द हिमालयन इकोसिस्टम। यानी कि कंस्ट्रक्शन जो है इस हिमालयन इकोसिस्टम की जो भी जियोग्राफी की है उसको देखते हुए ही यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस हो, ये भी इन्होंने यहाँ पे हम लोगों को बताया हुआ है। देन उसके साथ साथ स्टूडेंट्स इन्होंने बोला है, देखो हिमाचल प्रदेश में ये भी बोला गया है कि हम लोगों को यहाँ पे इंस्टॉलेशन करनी चाहिए ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस की इन ईच ग्राम पंचायत, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है जी,
एनडीएमए ने हमें ये बताया है, ये बोला कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस हैं हर एक ग्राम पंचायत में एक तो हो ही हो, सो दैट क्या किया जा सके, जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है स्टूडेंट स्टेट का, उसको यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेंथन किया जा सके। अगर मैं करंट की बात करूं तो जस्ट हमारे पास 31 वेदर स्टेशन जो है वो करंटली ऑपरेशंस हैं हिमाचल प्रदेश में, सिर्फ 31, यानी कि क्या है, लिमिटेड सर्विलियंस है हमारे पास, बहुत लिमिटेड सर्विलियंस। हिमाचल प्रदेश वेदर प्रिडिक्शन एंड अर्ली वार्निंग जो कैपेबिलिटीज हैं दे आर वेरी लिमिटेड, क्योंकि सिर्फ 31 वेदर फोरकास्ट जो हमारे पास यू कैन से 31 वेदर स्टेशन जो है वो यहाँ पे अभी इंस्टॉल्ड हुए हैं। सजेशन दी है हर ग्राम पंचायत में एक तो यहाँ पे होना ही चाहिए। तो एनडीएमए की रिपोर्ट जो है स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की। अगर हम बात करें, अभी रिसेंटली भी यहाँ पे सवाल आपसे मेंस में पूछा गया था, एचएस में पूछा गया था, जो डेवलपमेंट के रिलेटेड, जो डेवलपमेंट शुड बी अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफी, इस तरह से सवाल आपसे पूछा गया था। तो कहीं ना कहीं आप इस तरह की चीजों को ऐड ऑन वहां पे कर सकते हैं, तो आपके आंसर जो है वो ब्यूटीफाई होंगे, यू विल गेट एन एक्स्ट्रा मार्क्स जब आप रिसेंट रिपोर्ट्स जो है यहाँ पे रखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट एंड दिस रिपोर्ट। इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान तो रखना पड़ेगा इन सारी चीजों का। चलिए देन उसके बाद देखिए उन्होंने यहाँ पे बताया है हम लोगों को, ठीक है जी, ये भी आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा दैट कुछ एक इंपॉर्टेंट हमें क्या करना पड़ेगा, वी शुड हैव टू डिमार्केट द रिवर फ्लड प्लेन्स एंड अप्रोप्रिएट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स एंड मैकेनिज्म इन प्लेस टू रिस्ट्रिक्ट एनी कंस्ट्रक्शन इन सच एरिया। बिल्कुल इन्होंने बोला कि आपको क्या करना पड़ेगा, जो रिवर फ्लड प्लेन्स हैं उनको डिमार्क एरिए और वहां पे स्ट्रिक्टली जो है कंस्ट्रक्शन को बिल्कुल बंद कर दीजिए। यहाँ पे इन्होंने बोला लोकल हिल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटीज जो है ये हम लोगों को यहाँ पे बनानी चाहिए। और उसके साथ साथ इन्होंने स्टूडेंट्स यहाँ पे बोला कि जो डैम्स हैं वो प्रेडिक्शन बेस्ड मॉडलिंग को जो है यहाँ पे अपनाएं, ठीक है जी, ताकि क्या हो सके, एंड अकाउंट फॉर द 3 to 5 days ऑफ द वेदर डाटा फ्रॉम द कैचमेंट फॉर फ्लड वार्निंग्स। ठीक है, तो इस तरह की चीजें जो है हम लोगों को यहाँ पे अडॉप्ट करनी चाहिए। आइए उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज हम लोगों को इस बार देखने को मिला है वो है गोची फेस्टिवल। ये भी अभी रिसेंटली न्यूज में था स्टूडेंट्स, तो इसको भी थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान देना है। न्यूज में इसलिए था दैट आफ्टर द एंड ऑफ द हालदा एंड कुंज फेस्टिवल द गोची फेस्टिवल इज कमेंस्ड इन द गाहर वैली। गाहर वैली स्टूडेंट्स याद रखिएगा, गाहर वैली ऑफ द ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लाहौल एंड स्पीति, वहां पे हम लोगों को ये देखने को मिलता है। गाहर यानी कि चंद्रा भागा वाले जो एरिया है, वह जनरली चंद्रा भागा वाले जो रीजन है वहां पे हम लोगों को देखने को मिलता है। इस गोची फेस्टिवल की बात करते हैं तो गोची जो है, दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मोस्ट विलेज ऑफ द गाहर वैली ऑफ द यू कैन से लाहौल स्पीति। व्हाई? टू कोमेमोरेट द बर्थ ऑफ द सन, यानी कि बेटे के जन्म के लिए जो है इसको यहाँ पे सेलिब्रेट यहाँ पे किया जाता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें प्यूखड़ विलेज स्टूडेंट्स, प्यूखड़ विलेज है लाहौल स्पीति में, वहां पे ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है फॉर द बर्थ ऑफ सन एंड डॉटर दोनों के लिए। ठीक है जी, जनरली गाहर वैली में ये बच्चे के जन्म यानी कि जो बेटा होता है उसके जन्म के लिए, लेकिन प्यूखड़ विलेज जो है स्टूडेंट्स वहां पे बेटे और बेटी दोनों के लिए ही इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इस फेस्टिवल के दौरान देखिए क्या होता है, एक शिवलिंग बनाया जाता है स्टूडेंट्स सत्तू के आटे का। ठीक है जी, एक शिवलिंग बनाया जाएगा और उसको वर्शिप किया जाता है, उसको पूजा जाता है, जिसको बोलते हैं यूल देवता। ठीक है, लोकल डायलेक्ट्स में इसको यूल देवता कहा जाता है। यानी कि यूल देवता का क्या हुए, शिवलिंग हुए सत्तू के आटे के, वो बनाए जाएंगे यहाँ पे, जिनको बोला जाता है यहाँ पे यूल देवता। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है आफ्टर वर्शिपिंग द लोकल डाइटी स्टूडेंट्स द गेम ऑफ आर्चरी इज प्लेड, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगी। ठीक है, एरो वगैरह मारते हैं ये, तो जितने एरो जो है वो लगेंगे उतने ही बच्चे जो है उस गांव में, ऐसा होता है कि मान्यता है कि इतने ही बच्चे जो है उस गांव में होंगे। ठीक है, तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा गोची फेस्टिवल के बारे में। 2-3 चीजें जो है पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है शिवलिंग से रिलेटेड पॉइंट जो आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए गोची फेस्टिवल के बाद देखिएगा चंबा रुमाल जो है स्टूडेंट्स, ये भी न्यूज में रहा है, तो इसके बारे में भी थोड़ी सी चीजें हम लोग जान लेते हैं। चंबा में आप देखेंगे तो दिनेश कुमारी जो है स्टूडेंट्स, जिनको नेशनल अवार्ड मिला था चंबा रुमाल को प्रमोट करने के लिए 2022 में बाय द यूनियन टेक्सटाइल एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री, इन्होंने इस ट्रेडिशनल निडल वर्क को
यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रमोट करने के लिए स्टूडेंट्स यंग गर्ल्स जो हैं उनके रेजिडेंस में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उनको ये सिखाती हैं, इस एम्ब्रॉयडरी को यहाँ पे सिखाती हैं। तो कहीं ना कहीं शी इज वर्किंग टू प्रिजर्व दिस, इज वर्किंग टू कंजर्व दिस हेरिटेज ऑल्सो। चंबा रुमाल स्टूडेंट्स, इस चंबा रुमाल के रिगार्डिंग आपने अब कुछ चीजें याद रखनी है। सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स दैट ये जो रुमाल है ये अपनी यूनिक एम्ब्रॉयडरी के लिए जाना जाता है, जो जर्नली यहाँ पे फ्लोरिश्ड हुआ था 17th और 18th सेंचुरी में, दैट चंबा के टाउन में, चंबा टाउन में। ठीक है जी, माना जाता है वैसे तो नानकी जी हुई थी, नानकी जो गुरु नानक जी की बहन थी उन्होंने ओरिजिनेट किया था। लेकिन चंबा की अगर हम बात करें स्टूडेंट तो चंबा में कहीं ना कहीं राजा पृथ्वी सिंह हुए थे। उन राजा पृथ्वी सिंह के टाइम पे ही हमारे इस चंबा वाले रीजन में ये आर्ट जो था वो आया, चंबा रुमाल। और उसके बाद आपने याद रखना है चंबा रुमाल जो है ये जनरली यूज होता है डेकोरेशन के लिए, पॉकेट में यूज करने के लिए नहीं होता, डेकोरेशन पर्पसेस के लिए यूज होता है। और उसके साथ साथ आप देखेंगे तो 31 अक्टूबर 2008 को स्टूडेंट्स इसको वर्ल्ड हेरिटेज जो है वो भी डिक्लेयर कर दिया गया था यूनेस्को के द्वारा फॉर इस यूनिक एम्ब्रॉयडरी। यूनिक एम्ब्रॉयडरी जो है यहाँ पे हो जाती है स्टूडेंट दो रुख टांका। ठीक है जी, दो रुख टांका जो है यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है जी, तो ये आपने थोड़ा सा याद रखना है। दो रुख टांका का मतलब होता है डबल साइडेड स्टिच, यानी कि इसको अगर चाहे आप सीधा देखें या उल्टा देखें दोनों से ही एक जैसा ये देखने को मिलता है। इट्स अ यूनिक एम्ब्रॉयडरी जिसमें सीध और उलट नहीं होती, इसमें सिर्फ दोनों ही तरफ से एक जैसा जो है आप लोगों को ये देखने को मिलता है। तो इसलिए दो रुख टांका के लिए जो था इसको 31 अक्टूबर 2008 को डिक्लेयर किया गया था यूनेस्को हेरिटेज साइट, यूनेस्को हेरिटेज जो था इसकी एम्ब्रॉयडरी के लिए इसको वो किया गया था, ऐड किया गया था। चलिए द लास्ट न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट अगेन, द ऑल इंडिया सर्वे फॉर हायर एजुकेशन यानी कि AISHE 2021-2022 की रिपोर्ट जो है अभी आई है स्टूडेंट्स। तो ये भी हिमाचल से एक बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाएगा जानने के लिए। ये एजुकेशन में आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प करेगा दैट किस तरह से हमारे यहाँ पे, क्योंकि आप देखेंगे तो ये हायर एजुकेशन के लिए कहीं ना कहीं आप लोगों को ये रिपोर्ट देखने को मिलेगी। तो हायर एजुकेशन में क्या कुछ सिनेरियो हम लोगों को हिमाचल में देखने को मिलता है उसकी भी बात कर लेते हैं। क्योंकि द ऑल इंडिया सर्वे ऑफ द हायर एजुकेशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है इन्होंने ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो GER और उसके साथ साथ जेंडर पैरिटी इंडेक्स GPI जो है हायर एजुकेशन में, इसको अभी रिपोर्ट को रिलीज किया है। आइए जानते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में क्या कुछ ये रिपोर्ट कहती है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं GER फॉर हायर एजुकेशन जो है ओनली स्टेट यानी कि राज्यों को काउंट किया गया है, और GPI यहाँ पे 5 सालों का दिया गया है, और GER जो है लास्ट 5 ईयर इन द स्टेट जो है आप लोगों को दिया गया है यानी कि हिमाचल प्रदेश में दिया गया है। तो अगेन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लेकिन इसका क्रक्स जो है हम लोग उसको जानने की कोशिश करते हैं। एज पर द रिपोर्ट सेंट द स्टेट हैज द GER ऑफ द 43.1% एज अगेंस्ट ऑफ द 28% जो नेशनल डाटा है। यानी कि हमारे यहाँ पे जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो कितनी है 43.1% हम लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है जी, एक्सक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज, यानी कि अगर हम यूनियन टेरिटरी को निकाल दें, देखो यहां देखो, अगर हम यूनियन टेरिटरी को निकाल दें तो सिर्फ तमिलनाडु जो है वो पहले स्थान पे है और हिमाचल प्रदेश जो है दूसरे स्थान पे आप लोगों को देखने को मिलेगा इस ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो के अंदर, यानी कि GER के अंदर जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है जी, तो सिर्फ तमिलनाडु यानी कि आप बोल सकते हैं तमिलनाडु पहले पे है, हिमाचल दूसरे पे है। 43.1% के जो है हम लोगों को GER यहाँ पे देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें फीमेल एनरोलमेंट की स्टूडेंट्स, तो ये भी सिग्निफिकेंटली मोर देन द मेल एनरोलमेंट एज रिफ्लेक्टेड बाय द ग्रॉस पैरिटी इंडेक्स। ठीक है जी, यानी कि हमारे यहाँ पे अगर इस ग्रॉस पैरिटी इंडेक्स की बात करें तो महिलाओं के लिए है 1.33। ठीक है, आप पे देख लीजिए 21-22 के लिए 1.33 जो है हम लोगों को देखने को मिलता है। लास्ट 5 साल में अगर देखें तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये इसके लिए सिग्निफिकेंटली बढ़ा ही है एज कंपेयर टू द मेल। अगर हम बात करें तो 1.33 का हम लोगों को यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, फीमेल एनरोलमेंट जो है वो ग्रॉस पैरिटी इंडेक्स। ग्रॉस पैरिटी इंडेक्स का मतलब ये हो जाता है स्टूडेंट्स, मान लीजिए यहाँ पे बोलने का मतलब है एक मेल के साथ जो है 1.33 फीमेल जो है वो एक स्कूल में आप लोगों को देखने को, स्टूडेंट्स जो है स्टेट में वो देखने को मिलती हैं। यानी कि अगर स्टेट में एक स्टूडेंट है तो उसके
पॉइंट में 1.33 फीमेल्स जो है वो हम लोगों को देखने को मिलती हैं, उसको बोलते हैं ग्रॉस पैरिटी इंडेक्स। तो उस इंडेक्स के थ्रू अगर आप देखेंगे तो फीमेल एनरोलमेंट 1.33 हम लोगों को देखने को मिलता है। उसके साथ अगर यही जीपीआई जो है स्टूडेंट्स, अच्छा अगर इस फीमेल एनरोलमेंट की अगर आप बात करेंगे तो यहां भी ध्यान देना है द ओनली बिहाइंड द केरला, यानी कि हिमाचल प्रदेश जो है, अब देखो एजुकेशन में वी डिड अ फैंटास्टिक जॉब है। तो एजुकेशन में अगर आप देखेंगे तो केरला से मात्र, यानी कि यूटीज यहाँ पे एक्सक्लूड की गई हैं फिर भी, तो अगर हम स्टेट को देखें तो स्टेट में सिर्फ केरला के बाद हिमाचल आता है। अगेन सेकंड पोजीशन हम लोगों को इसमें ग्रॉस पैरिटी इंडेक्स के थ्रू देखने को मिली है 1.33, जो कि अच्छा एक बात है, क्योंकि यहाँ पे देखिए तो चाहे जीईआर की बात कर लीजिए चाहे आप जीपीआई की बात कर लीजिए। अब ये जो जीपीआई है हमारे यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के लिए वो 1.36 यहाँ पे मेजर किया गया है, और शेड्यूल ट्राइब के लिए 1.31 जो है वो मेजर किया गया है। यानी कि एससीज की बात करें तो यहाँ पे एक मेल स्टूडेंट के ऊपर 1.36 फीमेल स्टूडेंट्स मिलेंगी, वहीं एसटीज की बात करें तो एक मेल स्टूडेंट्स के ऊपर 1.31 फीमेल जो है वो हम लोगों को यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। स्टूडेंट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, और वैसे भी आप लोगों को इस रिपोर्ट के बारे में याद होना चाहिए। जब भी आप मेंस को लिखते हैं तो मेंस में जब आपने हायर एजुकेशन से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे देनी होती है तो इस तरह की रिपोर्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं, सो दैट एक ब्यूटिफिकेशन आपके आंसर को मिले और आप एक्स्ट्रा मार्क्स यहाँ पे लेंगे। जर्नल डाटा तो आज हर कोई देगा जो किताबों में होगा, कंटेम्पररी वे में आप लोगों को इन चीजों को देखना पड़ेगा। यानी कि हायर एजुकेशन में अगर आप बात करेंगे तो यस वी आर परफॉर्मिंग वेल। हमारे हिमाचल प्रदेश में अगर आप ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो की बात करें तो तमिलनाडु के बाद हम लोग ही हैं, और वो है 43.1%। और उसके साथ साथ अगर हम जीपीआई में फीमेल एनरोलमेंट की बात करें, यानी कि जो ग्रॉस पैरिटी इंडेक्स है उसमें फीमेल की बात करें तो वो भी 1.33 हम लोगों को देखने को मिलेगा, जो केरला के बाद हम ही हैं यहाँ पे। एसटीज के लिए भी है 1.36% और एससीज के लिए 1.36% और एसटीज के लिए 1.31 जो है जीपीआई हम लोगों को देखने को मिलेगा। नेशनल लेवल का भी 28% है पूरा जीईआर हमारे यहाँ पे बेटर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट्स। उसके लिए इन्होंने कुछ एक रीजन भी बताए हैं, दैट क्या कुछ रीजन है जिनकी वजह से इंक्रीज जो है हम लोगों को इन एनरोलमेंट्स में देखने को मिला है। तो जिसमें से सबसे पहला बताया है इजियर एक्सेस टू कॉलेज फॉर द एलिजिबल पॉपुलेशन। यानी कि देखो अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो स्टूडेंट सर्वे के अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश में द 4th हाईएस्ट कॉलेज डेंसिटी पर लाख एलिजिबल पॉपुलेशन, यानी कि अगर 18 से 23 एज ग्रुप को देखा जाए तो उसमें हमारा हिमाचल प्रदेश जो है पूरे भारत के अंदर वी हैव द 4th हाईएस्ट कॉलेज डेंसिटी पर लाख जो पॉपुलेशन है। यानी कि अगर आप हिमाचल की बात करें स्टूडेंट तो हमारे पास 47 कॉलेज पर लाख एलिजिबल पॉपुलेशन के हैं, जबकि नेशनल की बात करें तो वी हैव ओनली 3 एट द नेशनल लेवल। उसके साथ तो यानी कि पहला जो ये रीजन बताया जा रहा है वो ये है कि कहीं ना कहीं इजियर एक्सेस जो है टू कॉलेज फॉर द एलिजिबल पॉपुलेशन हम लोगों को देखने को मिलता है। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स यहाँ पे डिजायर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा अमंग द पेरेंट्स ऑफ द यू कैन से, जो पेरेंट्स है बच्चों के, ठीक है जी, उनमें एक अलग ही डिजायर है एजुकेशन को लेके भी, दैट एक अच्छी एजुकेशन जो है उनके बच्चों को यहाँ पे देने चाहिए रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर इन द इनइक्वालिटी। यानी कि ऐसा नहीं है बेटे को ही, बेटी को भी यहाँ पे अब तवज्जो दी जा रही है, इक्वली तवज्जो दी जा रही है कि नहीं इनको भी गुड एजुकेशन जो है वो मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उनका जो ये स्ट्रिक्ट डिजायर है ना, ये डीप डिजायर है, वो भी कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है इस तरह की एनरोलमेंट में इंक्रीज को। देन उसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो यस गर्ल्स आर डूइंग बेटर देन द बॉयज इन द स्कूल्स, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है जी। एंड लीडिंग टू अ ग्रेट एनरोलमेंट ऑफ द गर्ल चाइल्ड फॉर द हायर एजुकेशन, तो यस लड़कियां बहुत बेहतर कर रही हैं, तो इसलिए भी आप देखेंगे तो एनरोलमेंट जो है वो लड़कियों का ज्यादा हम लोगों को देखने को मिल रहा है। देन उसके साथ साथ स्टूडेंट्स इन सभी मामलों के अलावा आप देखेंगे तो सरकार के जो इंसेंटिव्स जो ऑफर किए जा रहे हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है एनरोलमेंट फॉर द हायर एजुकेशन, यानी कि दिट आल्सो ड्राइविंग अप देयर एनरोलमेंट इनटू द हायर एजुकेशन। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से हम लोगों को अच्छा एनरोलमेंट हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है। इस रिपोर्ट को अपने माइंड में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए ये हो जाती है द ऑल इंडिया सर्वे फॉर हायर एजुकेशन। इसी के बेस्ड जो है अब आइए देखते हैं कुछ एक एमसीक्यूज जो आप लोगों ने कमेंट में आंसर मुझे करने हैं। देखिए पहला एमसीक्यू आप लोगों के लिए तैयार किया है, स्टेटमेंट 1 बोलता है
The 10 monolithic rock cut temples of Masroor seamlessly blend the intricate styles of Indo-Aryans and Dravidian architecture. दूसरा स्टेटमेंट बोलता है दिस आर्किटेक्चरल मार्बल कार्व्ड फ्रॉम अ सिंगल सैंडस्टोन रॉक डेटिंग बैक टू द 11th सेंचुरी। यस, आपने बताना है क्या स्टेटमेंट 1 और दोनों सही हैं, क्या स्टेटमेंट 1 और दोनों ही गलत हैं, क्या स्टेटमेंट 1 और 2 यानी कि 1 करेक्ट है 2 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो यस, इन दोनों स्टेटमेंट्स को आपने देखना है। कमेंट सेक्शन में सभी ने जो भी इस वीडियो को देखेगा उसने आंसर जो है यहाँ पे करना है, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू हम लोगों ने आपके लिए तैयार किया है, इसी के आधार पे आप देखिए। अब कंसीडर द फॉलोइंग, ओके, द स्टेट हैज 4th हाईएस्ट कॉलेज डेंसिटी पर लाख एलिजिबल पॉपुलेशंस इन द कंट्री। दूसरा बोलता है एज पर द रिपोर्ट द हिमाचल स्टेट हैज अ GER ऑफ द 53% एज अगेंस्ट द नेशनल GER ऑफ 28%। In Himachal Pradesh, the GPI, the Gender Parity Index among scheduled caste is 1.36, while among scheduled tribe it is 1.31. Including Union Territories, Tamil Nadu is the only state having higher GER than Himachal Pradesh. तो यस, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, यानी कि गलत आप लोगों ने यहां से स्टेटमेंट्स चूज करनी है। ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑल इंडिया, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन 2021-2022 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज्ड ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो एंड GPI इन द हायर एजुकेशन। तो इसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट्स दी हैं, इनके अकॉर्डिंग आप लोगों ने यहाँ पे मुझे आंसर जो है वो करना है, ठीक है जी। तो अगर ये सेशन आपको पसंद आएगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर कमेंट में बताइएगा कि किस तरह से आपको ये सेशन लगते हैं, सो दैट हम भी यहाँ पे मोटिवेट हो सके आपके लिए फर्दर इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, थैंक्स अगेन।